दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। अब बढ़ते हैं पार्ट 2, खौफ के पल। हवा का साए साए कर चलना मेरे खौफ को और बढ़ा रहा था। हर गुजरते पल के साथ मैं खैर मना रहा था कि शुक्र है फिर से वो खौफनाक मंजर मेरे सामने नहीं आया। लेकिन हर पल उसके सामने आने की कल्पना से भी सिहर उठता था। ये रात बड़ी ही खौफनाक हो रही थी, लेकिन अब मैं उस जगह से काफ़ी दूर निकल आया था। सो अब इत्मीनान सा दिल में था कि शायद अब कुछ ऐसा नहीं होगा। काफ़ी देर उस तूफ़ानी बरसात से जूझने के बाद मैंने एक बंद दुकान के छज्जे के नीचे स्टे किया। मैं पूरी तरह पानी से तरबतर था। सूटकेस भी पूरी तरह भीग गया था। उस पर बरसाती रात की वो ठंडी हवा। मैं ठंड के कारण कँपकँपा रहा था, लेकिन बरसात तो आज मुझसे जन्मों की दुश्मनी निकालने पर तुली थी। सड़कें तालाब बन गई थी, रोड कमर तक पानी से भर गए थे। ऐसे में मुझे अब किसी भी तरह की मदद मिलना इम्पॉसिबल लग रहा था। सच में एकाएक परिस्थितियाँ कितनी बदल सकती हैं, इस बात का अंदाज़ा मुझे आज हो रहा था। उस पर भारी बरसात और कड़कती ठंड में पूरी तरह से भीगा हुआ मैं किसी तरह अपनी सांसों को संभाले हुए था। ऐसा लग रहा था शायद ये रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात होने वाली है। इतनी देर में सामान उठाए घुटनों तक भरे पानी में बरसती बरसात के बीच में चल चलकर मैं थक के निढाल हो चुका था। इसलिए मैं उस दुकान के शटर के बाहर लगभग पूरी तरह पानी में डूब चुकी सीढ़ियों पर ही हताश होकर बैठ गया। बिजली की कड़कड़ाहट, तूफानी बरसात, बादलों की डरा देने वाली गर्जना, आधी रात, अनजान शहर, अनजान जगह, मौत सा सन्नाटा, उस पर उन दोनों प्रेतात्माओं के दर्शन। किसी भी आम इंसान के लिए इससे ज़्यादा भयानक और क्या हो सकता है। मैं पूरी तरह से निराश हताश बैठा मन ही मन अपनी माँ काली का स्मरण कर रहा था, क्योंकि इन परिस्थितियों में भगवान के अतिरिक्त और कोई सहारा नज़र नहीं आ रहा था। सो मैं मन ही मन उनका ध्यान कर रहा था। तभी एक बड़ी सी गाड़ी की तेज़ हॉर्न की आवाज़ मेरे कानों में गूंज उठी। हॉर्न की आवाज़ सुनते ही मेरा ध्यान टूटा और मैंने अपनी आंखें खोली। वहाँ सामने एक गाड़ी खड़ी थी। अचानक वहाँ एक गाड़ी को देखकर मेरी बाजें खिल गई। लेकिन कुछ ही पल, कुछ देर पूर्व हुए उस भयावह भूतिया हादसे का पुनः स्मरण हो आया मुझे, और मैंने अनहोनी की आशंका से अपनी आंखें फिर मूंद ली। जैसे अब मैं फिर से वो सब देखने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उस गाड़ी ने भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उसके अंदर तेज़ आवाज़ में हॉर्न तब तक बजता रहा जब तक कि मैं उठकर उसके पास ना जा पहुंचा। जैसे ही मैं उस गाड़ी के पास पहुंचा, वो स्टार्ट हो गई। डर के मारे मैं तो कदम पीछे हट गया। लेकिन जब दोबारा कोई हलचल नहीं हुई तो मैं माँ काली को याद करता हुआ हिम्मत करके उसके बिल्कुल करीब जा पहुंचा और अंदर झांक कर देखा तो सामने एक अंधेर उम्र का आदमी ड्राइविंग सीट पर बैठा दिखा। वो मेरी ही तरफ देख रहा था। मुझे अंदर झांकता देखा तो वो बोला, आइए बाबूजी, अपना सामान ले आइए, हम ले चलते हैं आपको लक्ष्मीबाई कॉलेज। उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं डर गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर वो बंदा है कौन और उसे कैसे पता कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। कुछ देर पहले तो भूतिया हरकत हुई थी मेरे साथ। कहीं ये उसी का छलावा तो नहीं। हे महाकाली माँ, रक्षा करना। मैं भय से मन ही मन मुझे विचलित कर दिया था। अचानक वो ड्राइवर मेरा मनोदशा समझ गया था, इसलिए वो फिर बोला, क्या हुआ जनाब, किस सोच में पड़ गए। उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए पूछा,
का कुछ नहीं, मैंने कहा। अच्छा तो फिर ले आइए अपना सामान जल्दी। देखिए बरसात तो बढ़ती ही जा रही है, अगर उस समय पर निकले तो फिर साक्षात माँ काली को ही आना पड़ेगा आपको बचाने। हा 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 करते हुए वो हंस पड़ा। उसकी इस बात ने तो मुझे और भी ज़्यादा डरा दिया था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये कैसे पता चला कि मैं मन ही मन माँ काली से सहायता मांग रहा था। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। अंततः हिम्मत करके मैंने कुछ तब ठहाका लगाते हंसते हुए वो बोला, अरे बाबूजी, हम तो कॉलेज में कैटरिंग का सामान सप्लाई करने के लिए गए थे, तो उन लोगों ने हमें आप लेखकों की सेवा में नियुक्त कर दिया। हम तो आपको लेने स्टेशन भी गए थे, पर आप वहाँ से निकल पड़े थे, तो आपको खोजते हुए हम भी आपके पीछे चल आए यहाँ तक। उसने कहा, अच्छा तो फिर तुमने मुझसे पहचाना कैसे? आश्चर्यचकित होते हुए मैंने पूछा। अरे बाबू साहब, कमाल करते हैं आप भी। इसमें ना पहचानने वाली बात ही क्या है? इतनी रात में भरी बरसात के बीच कोई सैर सपाटा करने तो निकलेगा नहीं। पूरा घूम आया हूँ, कहीं ना तो कोई बंदा दिखा ना बंदे की जात। मुस्कुराते हुए वो बोला। और माँ काली वाली बात? विश्व भरे स्वर में मैंने फिर पूछा। वो थोड़ा चकित होते हुए बोला, कौन सी बात? फिर एकाएक अपने स्मृति पटल पर जोर देकर याद करते हुए बोला, अच्छा वो, अरे वो तो हम काली मैया के भक्त हैं। अरे हाँ, तो ये समझे। कहते हुए वो हंस पड़ा। उसका ये व्यवहार मुझे बड़ा ही अजीब लगा। क्या समझे? मैंने पूछा। यही कि आप भी काली मैया के भक्त हैं और उन्हीं से सहायता मांग रहे थे। तो लो भाई ने भेज दिया हमको आपकी सेवा में। अब अगर आपका जांच पड़ताल ख़त्म हुआ हो तो चले। भाई बरसात से हालत बिगड़ रही है बाबू साहब, उसने निवेदन करते हुए कहा। मैं अब भी डरा हुआ था, पर उसकी बातें ठीक ही लग रही थी। अब चाहे ये कहो कि उस समय वो मेरे लिए डूबते को तिनके सहारे जैसा ही था, या फिर कहा जाए तो मरता क्या ना करता, दोनों ही कहावतें फिट हो रही थी मुझ पर। उस पर भरोसा करके उसकी गाड़ी में सवार हो चुका था। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और मैं निकल पड़ा अपने अगले सफ़र पर, एक अनजान इंसान के साथ उस अनजान शहर में। भारी बरसात और सड़कों पर भरे अथाह पानी के बीच हमारी गाड़ी रुक रुक कर बड़ी धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। मैं पूरी तरह थक कर चूर चूर हो चुका था, इसलिए पता नहीं कब मुझे नींद आ गई और मैं वहीं सो गया। जब आँख खुली तो मैंने खुद को एक कमरे में पलंग पर लेटा हुआ पाया। मेरे आसपास 2-3 बंदे खड़े थे, एक डॉक्टर था शायद। मैं खुद को वहाँ देखकर पूरी तरह हैरान ही हो गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा था मेरे साथ। जब मैं उस गाड़ी में सोया तो यहाँ कैसे पहुँच गया और ये जगह कौन सी है? ऐसे अनगिनत सवाल उठ रहे थे मेरे मन में। तभी उन लोगों में से एक ने मुझे होश में आया देख मुझसे पूछा, आप ठीक है ना अविनाश जी? अब कैसा लग रहा है आपको? उसे मेरा नाम पता था, पर मैं तो उस आदमी को जानता तक नहीं। समझ नहीं आ रहा था मुझे कि क्या करूं, उसकी बातों का जवाब दूं भी या नहीं। पर फिलहाल उसकी बातों का जवाब देने के अतिरिक्त मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, कमेंट करके बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। मैं इस पार्ट की कहानी का पार्ट 3 भी लाऊंगी। इस वीडियो को आगे देखते रहें और बने रहें फिज़ा के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मैं मिलूँगी हॉरर टेलिंग के साथ।